तो क्रेनियल नर्व्स का मतलब क्रेनियम में यानी खोपड़ी के अंदर जो ये ब्रेन है, तो इससे निकलने वाली जो नर्व है, राइट, तो कुछ हमने कल पढ़ा था हमने क्रेनियल नर्व से। जैसे पहली क्रेनियल नर्व है ऑल्फैक्टरी नर्व, नोज के साथ ताल्लुक है। उसके बाद आईज से रिलेटेड ऑप्टिक नर्व और जो कि सेकंड क्रेनियल नर्व कहलाती है, ऑकुलोमोटर नर्व जो थर्ड क्रेनियल नर्व कहलाती है, ट्रॉक्लियर नर्व जो फोर्थ क्रेनियल नर्व कहलाती है, एंड सिक्स्थ क्रेनियल नर्व, ये सब आई बॉल, ये आई से रिलेटेड है। नर्व का मतलब इट इज लिटरली वायर्स जो यहां तक आते हैं। पांचवी क्रेनियल नर्व्स जो फेस तक आती है, तो पहली ये हो गई ऑल्फैक्टरी जो सूंघने वाली नर्व है, सेकंड ऑप्टिक जो देखने वाली नर्व है, तीसरी, चौथी और छठी नर्व जो आई बॉल को चलाती है, और पांचवी नर्व जो फेस के सेंसेशंस को कैरी करती है। जैसे हम यहाँ पे छूते हैं तो इसके सेंसेशन को कैरी करती है। ये पांचवी नर्व। सातवीं नर्व जो है वो फेस की मसल्स को चलाती है। है नवीं नर्व जो ग्लॉसो जो जबान से रिलेटेड है। 10वीं नर्व जो निगलने से रिलेटेड है। इसी तरह से हम लोग इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे 10वीं, 11वीं, 12वीं नर्व जो। तो हम लोग सेकंड क्रेनियल नर्व्स के बारे में पढ़ रहे थे, तब इसको पढ़ते हुए तो हम लोग सेकंड सेकंड क्रेनियल नर्व के बारे में पढ़ रहे थे, यानी ऑप्टिक नर्व के बारे में। तो ऑप्टिक नर्व के बारे में हम सब लोगों ने पढ़ा था कि जो लाइक जो आई बॉल होती है, जैसे यहाँ आई बॉल है, ये यहाँ रेटिना है। रेटिना से ऑप्टिक नर्व निकलती है और ये ब्रेन तक जाती है। जो ब्रेन का जो पिछला हिस्सा है, लाइक ऑक्सीपिटल लोब, यहाँ जाती है, राइट। तो ऑप्टिक नर्व की जो खास बात है, ये ऑप्टिक नर्व की, जैसे आपको बताया था हमने कि जो ब्रेन के चारों तरफ मेनिंजेस होती हैं, झिल्ली, ब्रेन की झिल्ली, ये ऑप्टिक नर्व के चारों तरफ भी है। तब यहाँ तक नर्व है, बाद में तो कुछ और अंदर रेडिएशन, ऑप्टिक रेडिएशन बन गई, ट्रैक बन गया और यहाँ तक पहुंच गया। ये इतना हिस्सा जो बाहर है, जैसे जितना हिस्सा बाहर रहता है उस सब में ऑप्टिक नर्व बोलते हैं। तो देखिए,
अब जैसे आपके दिमाग में हमारे दिमाग में ये बात आती है कि हम ये सब जान के क्या करेंगे। पहली बात कि ये चीज, जैसे ये आंख इतनी इंपॉर्टेंट संरचना है कि उसको पढ़ने के लिए अलग से एक पूरा सब्जेक्ट, ऑप्थेल्मिक्स पूरा सब्जेक्ट है, और इसका कनेक्शन ब्रेन से है। तो तमाम सारी बीमारियां, जैसे कल आपको हमने गिनाया था, यहाँ का प्रेशर बढ़ जाए, इंट्राऑकुलर प्रेशर बढ़ जाए, ग्लॉकोमा बोलते हैं। या रेटिना की कोई बीमारी हो जाए, राइट। रेटिना है, ऑप्टिक नर्व, आप कहेंगे रेटिना की बीमारी, ठीक है। तो आप जो बहुत कॉमन चीजें पढ़ते हैं, जैसे डायबिटीज, जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज और हाइपरटेंशन की वजह से आप जानते हैं कि हम लोग, जब हम मेडिसिन में या पैथोलॉजी में कभी भी हम लोग ये बातें पढ़ते हैं डायबिटीज और हाइपरटेंशन में, तो हमने आपको ये बात सिखाई है, ये लैंग्वेज, कि अगर बीपी बढ़ गया तो क्या हुआ, या ब्लड में ग्लूकोज बढ़ गया तो क्या हुआ। तो हम लोग इस बात का जवाब देते हैं कि अगर बीपी बढ़ गया तो नुकसान हो जाएगा, बढ़ा रहेगा तो नुकसान हो जाएगा, बढ़ा रहेगा तो नुकसान हो जाएगा। कभी कभी तो सभी का बीपी बढ़ जाता है, कभी कभी तो शुगर सभी का बढ़ जाता है, खाना खाने के बाद सभी का शुगर थोड़ा बढ़ा होगा। लेकिन अगर लगातार शुगर बढ़ा रहे, लगातार बीपी बढ़ा रहे, तो शरीर के कई जो सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन है, जैसे हार्ट, ब्रेन, गुर्दा, आंख, तो आंख में क्या है भैया जो डैमेज हो जाता है, ये डैमेज होता है, ये और ये। तो ये मरीज सबसे पहले हमारे पास ही आते हैं, डायबिटीज के और हाइपरटेंशन के, इन सब चीजों के। तभी तो हमें पढ़ने के लिए कहा जाता है। ये आदमी हमें क्या है, डॉक्टर साहब आंख में दर्द हो रही है, सर में दर्द हो रही है, ये डायबिटीज हाइपरटेंशन के मरीज हैं। तो हम लोग ऑप्टिक नर्व क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज ऑप्टिक नर्व को हम अगर बीमार हो जाए तो उससे क्या मरीज को परेशानी होगी, और मरीज को हम कैसे एग्जामिन कर सकते हैं। देखिए, जब किसी चीज के बारे में हम जानते हैं तो उसका यूज भी निकलता है। उसका जब हमें किस चीज का मालूम ही नहीं है तो उसका यूज क्या होगा, ठीक है। ऑलराइट, लोगों की में टॉक्सिन्स एंड ड्रग्स हैं। जैसे टॉक्सिन्स में अल्कोहल है, स्मोकिंग है, और कई तरह की दवाएं हैं, ड्रग्स हैं, जिनकी वजह से आंखों को नुकसान पहुंचता है। अब हम लोग दवाओं को लिखते भी हैं, लोग मरीज लोग दवा खाते भी हैं, महीनों नहीं, कई बार सालों दवाएं खाते हैं, और हमें ये खुद अंदाजा नहीं होता कि इसकी वजह से लोगों को परेशानी हो सकती है। इसी तरह हम लोग मेडिसिन में जैसे पढ़ते हैं कि ब्रेन के अंदर वेंट्रिकल्स होते हैं, वेंट्रिकल्स में सीएसएफ बनता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये अगर डायलेट अगर कर जाए, एक बहुत बड़ी बीमारी है। हमें समझ में नहीं आता कि हम लोगों के दिमाग में किस तरह से ये बात डाल दे जाए कि ये बातें हमारे मतलब।
कभी कभी कुछ लोगों में ये वेंटिकल्स अंदर जो जगह होती है, जैसे ये आपको हमेशा बताया है, ये ब्रेन है, ये वेंटिकल, ये ऐसे फूल जाते हैं और ये जो ऑप्टिक नर्व है उस पर दबाव डालने लगते हैं। तो लोग सर दर्द लेकर आते हैं आपके पास, डॉक्टर साहब सर में बहुत दर्द होता है, सुबह उठते ही दर्द होने लगता है, डॉक्टर साहब चक्कर आते हैं, एकदम लड़खड़ा जाते हैं डॉक्टर साहब। धीरे धीरे कहेगा कि डॉक्टर साहब क्या दवा दे रहे हो, कोई फायदा नहीं हो रहा, अब तो आंखों के सामने धुंधला भी दिखाई देने लगा, अजीब सा हो रहा है। तो हाइड्रोसिफिलिस है। या कभी कभी हाइड्रोसिफिलिस भी नहीं होता, खाली प्रेशर बढ़ जाता है नहीं, इसे हम लोग इडियोपैथिक इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन। कभी कभी ब्रेन में जैसे टीबी होती है, तो मेनिंजीज का टीबी आपने पढ़ा है, तो मेनिंजीज की टीबी इसको भी इन्वॉल्व करती है। ऑप्टिक न्यूराइटिस हो गई। ऑप्टिक न्यूराइटिस की और भी वजूहत होती हैं। कभी कभी इसमें ट्यूमर हो जाता है, ट्यूमर है इसमें। हम लोग ब्रेन ट्यूमर पढ़ते हैं, तो ब्रेन ट्यूमर में समटाइम दिस इज आल्सो इन्वॉल्व, मतलब ऑप्टिक नर्व का ट्यूमर, मेनिंजीज का ट्यूमर, मेनिंजीज की टीबी, ब्रेन के अंदर जो इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन होता है, बी प्रेशर बढ़ जाता है यहाँ, ये डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये दवा, ये सब इन सब की वजह से इस पर असर पड़ता है। मतलब सबसे पहली बात यह है कि हमें ये बातें यूजलेस इसलिए लगती हैं, जैसे हम किताब में पढ़ते हैं अगर क्लिनिकल की बुक में, तो उसमें सारी बात लिखी हुई नहीं है, तो हमें लगता है ये इम्पोर्टेंट नहीं है। बताइए, राइट। तो अगर ऑप्टिक नर्व बीमार होती है, तो ऑप्टिक नर्व बीमार होने की वजह से लोगों में हेडेक होता है, सर दर्द रहता है, इरिटेबिलिटी रहती, चिड़चिड़ापन रहता है, फैटीग होती, थकावट होती है, जैसे आदमी बड़ी जल्दी थक जाता है। मतलब किसी चीज को देखने में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आदमी परेशान हो जाता है, थक जाता है, चिड़चिड़ापन आने लगता है। और विजुअल इम्पेयरमेंट, जैसे विजुअल एक्विटी का लॉस होता है, ये कल आपको बताया था कि आदमी को जितना साफ सुथरा दिखाई देता है उतना दिखाई नहीं देता। दूसरा, विजुअल फील्ड का लॉस होता है। अच्छा, यहाँ पर एक बात और भी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्यूमर ऑप्टिक नर्व का ही नहीं, कभी कभी ऑप्टिक नर्व के आसपास में ट्यूमर है, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर है, ये हम लोग पैथोलॉजी में पढ़ते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी बातें जो से निकल रही है, ये इसका ट्यूमर है, ये इस पर दबाव डालता है। और अब यूं समझ लीजिए, ऐसे ही मजे मजे में हम लोग बात करते हैं कि जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सब बड़े लोगों का काम है। कुछ लोग जिनके पास खाने पीने को नहीं है, मेलनरिश्ड है, कुपोषण का शिकार है, उनके अंदर भी ऑप्टिक नर्व वीक हो जाती है, बीमार हो जाती है।
राइट। आई थिंक दिस मच, मतलब आज के अंदर, आज का ये जो टॉपिक है हमारा ऑप्टिक नर्व का जो, और इसके आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसमें इंटरेस्ट जगाने के लिए इतना काफी होना चाहिए। तो विजुअल एक्टिविटी के बारे में कल हमने आपको बता दिया था कि विजुअल एक्टिविटी हम कैसे देखते हैं, या कम से कम अगर किसी और ने देखा है तो उसका मतलब हम कैसे निकालते हैं। राइट। विजुअल फील्ड जो होता है, विजुअल फील्ड, तो विजुअल फील्ड ऐसा है, जैसे कल भी आपको हमने बताया था कि विजुअल फील्ड का मतलब ये है कि जैसे हम यहाँ पे खड़े हो जाएं, और खड़े होने के बाद जैसे हमारे हाथ हैं ये, ऐसे दोनों हाथ फैला दिए, तो इसको थोड़ा सा हम जैसे ऐसे लाते हैं तो हमें हाथ दिखाई देने लगते हैं, है नहीं? हाथ की बात हम कर रहे हैं, अदरवाइज तो इधर दीवार है, इधर चीजें हैं, ये सारी चीजें ऊपर है, छत, ये हमारा एक विजुअल फील्ड है। ये बाइनोकुलर विजन है, दोनों आंखों से देखा जा रहा है, और ये हमारा विजुअल फील्ड है। हम ऊपर, मतलब हम सामने देखते हुए, हम देख रहे हैं सामने, लेकिन हमारा जो विजुअल फील्ड है वो सामने देखते हुए हम ऊपर तक देख पा रहे हैं, इधर तक देख पा रहे हैं, इधर तक देख पा रहे हैं, इधर तक देख पा रहे हैं। राइट। अगर जैसे एक आंख है, तो एक आंख से लगता है कि यहाँ पर साफ दिखाई नहीं दे रहा है, या साइड में साफ दिखाई नहीं दे रहा है, या दोनों साइड में साफ दिखाई नहीं दे रहा है, या ऊपर साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है, कि ऐसे खड़े हैं तो ऊपर जैसे धुंधला दिखाई दे रहा है, नीचे साफ दिखाई दे रहा है। तो दिस इज बोलते हैं, इसको बोलते हैं लॉस ऑफ विजुअल फील्ड, लॉस ऑफ विजुअल फील्ड। ऑलराइट। तो जैसे एक आदमी है और दो आंखें हैं इसकी, ये इसका विजुअल फील्ड है। हम सामने का दिखा रहे हैं, ये विजुअल फील्ड है इसका। राइट। तो ये दो आंखें हैं, तो विजुअल फील्ड है इसका, तो दोनों आंखों में जो लाइक रेटिना है, हेलो, हेलो सर, हाँ बोलो, क्लास हो रही है, बताओ। हाँ, क्या शुरू होगा? नया तो कभी स्टार्ट नहीं होता, नया तो लगातार ऐसे ही चलता रहता है नहीं? तो लगातार ऐसे ही चलता रहता है, नया सेशन कहाँ, तो कोई मेडिकल कॉलेज थोड़ी है कोई सेशन स्टार्ट होगा। हाँ हाँ, ठीक है।
ऑलराइट, तो लाइक इट इज लाइक दिस कि जैसे हम सामने से ऐसे देख रहे हैं ऐसे। तो लाइक सामने से हम इधर देख रहे हैं, तो ये राइट विजुअल फील्ड है, ये लेफ्ट विजुअल फील्ड। ठीक है, तो ये नोज के एक तरह से इसे हम लोग नेजल विजुअल फील्ड बोलते हैं, नोज के इधर। एंड दिस इज टेम्पोरल विजुअल फील्ड, किनारे वाला। वी आर फेसिंग ऑन दिस साइड। एक ऑप्टिक नर्व इससे निकलती है, एक ऑप्टिक नर्व इससे निकलती है। ये दोनों जुड़ जाती है। क्यों जुड़ जाती हैं? राइट, मतलब ऐसे ही, बिकॉज देर इज बाइनोकुलर विजन, यानी दोनों आंखों को देखना है और दोनों आंखों को मिलकर देखना है। किधर भी देखें दोनों आंखें देखेंगी, लेकिन इमेज एक ही बनेगी। तो दोनों की ऑप्टिक नर्व जुड़ जाती है और जुड़ने के बाद फिर अलग हो जाती है। फिर अलग होकर जो आपको हम दिखाते हैं कि दोनों दोनों साइड का जो ब्रेन है उसके नीचे से होते हुए दोनों साइड के ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स में जाती है। ठीक है, जैसे देखिए, ये एक साइड का सेरिब्रम है, ये दूसरे साइड का सेरिब्रम है। ये इस साइड के सेरिब्रम का ऑक्सीपिटल एरिया यहाँ है, इस एरिया का यहाँ पर है। तो दोनों आंखों से जो आई बॉल से जो ऑप्टिक नर्व मिलती है वो बीच में मिल फिर अलग अलग होती हैं और अलग अलग पहुंचकर इधर और इधर पहुंच जाती है। सो दिस इज ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स। राइट, इसे हम लोग ऑप्टिक काइज़मा बोलते हैं। ठीक है, यहीं पर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक, रेटिना के भी दो हाफ होते हैं, जैसे ये दो हाफ है, ये नेजल हाफ है, ये टेम्पोरल हाफ। दिस इज रेटिना। टेम्पोरल लोब, टेम्पोरल लोब से जो इमेजेस आती हैं
वो दरअसल इस पर आती है, नेजल हाफ पे आती है। और ये इस तरह से लाइक ट्रेवल करती हैं, इस साइड में चली गई, ये इस साइड से इसमें चली गई। इससे जो इमेजेस चलती हैं, जैसे राइट, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, जैसे अभी यहीं पर अगर हम देखें, अगर ये ऑप्टिक कियाज्मा है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर ये बहुत सारे धागे होते हैं ये। तो अगर पिट्यूटरी ग्लैंड का साइज बढ़ने लगे, ट्यूमर बढ़ने लगे, तो इन दोनों धागों पर, ये जो दोनों धागे इधर से भी आ रहे हैं और इधर से भी आ रहे हैं, इस पे डैमेज होता है, इस पे प्रेशर पड़ता है। तो लोग बताते हैं कि सर में दर्द है और भी परेशानियां होती हैं, मतलब इसका दबाव इस पे पड़ेगा तो इन पे दबाव पड़ता है, इस पे दबाव पड़ने की वजह से इधर कम दिखाई देता है और इधर कम दिखाई देता है नहीं। तो लोग दरअसल इसके साथ में आते हैं हमारे पास कि डॉक्टर साहब सर में दर्द होता है, और भी कुछ परेशानियां होती हैं जो हम लोग बाद में बात करते हैं, इसको पढ़ते हैं हम लोग अलग से, पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर अलग से पढ़ते हैं। ऑलराइट, अब देखिए जो नेजल फील्ड है, नेजल फील्ड की जो इमेजेस हैं वो इस पे बनती हैं, और इसकी इमेजेस इसी डायरेक्शन में जाती हैं। राइट, अगर ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होती तो हम आपके और अपने दिमाग को कष्ट नहीं देते कि हम ये सब जान के क्या करेंगे। लेकिन जब हम इतना पढ़ लेते हैं तो हमें कुछ बातें हमेशा याद हो जाती हैं। जब इतना सा पढ़ेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे, तो हमें कुछ बातें तो हमेशा याद रहेंगी। अब देखिए, जैसे ये लेफ्ट साइड का ऑक्सीपिटल लोब है ये, अगर लेफ्ट साइड का ऑक्सीपिटल लोब डैमेज हो गया, जैसे कि कभी कभार हो जाता है, अगर डैमेज हो गया, तो लेफ्ट साइड का ऑक्सीपिटल लोब डैमेज होने की वजह से मरीज के विजन पर, विजुअल फील्ड पर असर पड़ेगा। ये ग्रीन आया है यहां से, और ये रेड आया है यहां से। राइट, तो जैसे कैसे होता है, जैसे राइट, जैसे हम लोग जानते हैं कि यहाँ हार्ट है, तो हार्ट से जो आर्टरीज निकलती हैं जो पूरी बॉडी को सप्लाई करते हैं, उसमें से एक आर्टरी इधर जा रही है जो इस तरफ जाती है,
इधर जाती है, इधर जाती है। एक आर्टरी है जो सीधे ऊपर जा रही है, और ये फेस की तरफ भी जाती है, और इधर जा रही है और इधर जा रही है। तो अगर आप देखें, अगर कि यहाँ पे डैमेज अगर हुआ, तो ये जो धागा है, ये ये इधर से यहाँ की इमेज लेके आ रहा है। और ये जो धागा है, ये जो नर्व का धागा है, ये यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए यहाँ की इमेज लेकर आ रहा है। तो मरीज में यहाँ पे अंधेरा हो जाएगा और यहाँ पे अंधेरा हो जाएगा। तो इसे हम लोग बोलते हैं होमोनिमस हेमिअनोपिया। होमोनिमस हेमिअनोपिया का मतलब, जैसे अगर ये दो विजुअल फील्ड है, दो भाग हैं, एक राइट एंड लेफ्ट, तो राइट साइड का राइट हाफ है और लेफ्ट साइड का भी राइट हाफ है, इसमें अंधेरा हो गया। होमोनिमस यानी समान साइड में अंधेरा हुआ है। हेमियानोपिया धुंधला, कम कम दिखाई देता है। जैसे हमने आपको क्यों बताया कि कभी कभी जैसे इसमें खून जम जाता है, और इसमें खून जमने की वजह से ये एरिया डैमेज हो गया, और ये एरिया डैमेज होने की वजह से जब आदमी अचानक, मरीज के सर के पिछले हिस्से में दर्द होने लगता है, उल्टियां होने लगती हैं, और जैसे आंखों के सामने जो है अंधेरा आने लगा, जब से आदमी संभलता है तो उसे लगता है कि एक साइड में इधर दिखाई नहीं दे रहा और इधर नाक के आसपास इधर दिखाई नहीं दे रहा है। इसे हम लोग होमोनिमस हेमियानोपिया बोलते हैं। देखिए, यही तो वो खून की नलियां हैं जिसमें ब्लड जम जाता है, या खून की नलियां फट जाती हैं, जैसे हाइपरटेंशन फाड़ देता है, डायबिटीज जमा देती है। तो यहाँ पर अगर हो गया तो आदमी में पैरालिसिस हो जाती है, यहाँ पे तो होमोनिमस हेमियानोपिया हो गया। इसी तरह की चीजें होती हैं। ठीक है। अब इसी तरह से आप अगर देखें, अगर कि अगर पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर अगर है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड के ट्यूमर की वजह से ये डैमेज होते हैं। तो ये दोनों ग्रीन तो टेम्पोरल साइड के हैं, इसे बाई टेम्पोरल हेमियानोपिया बोलते हैं। इसकी वजह से बाई टेम्पोरल हेमियानोपिया, यानी दोनों साइड के टेम्पोरल उसमें डैमेज हो गया। दो मेजर बातें आपको बताई, मेजर प्रॉब्लम जो सामने आती है। राइट।
पढ़िएगा, बना बना के, अलग से बना के देखिएगा। बहुत यूजफुल होती हैं ये सारी चीजें, है ना। जैसे हमारे पास डायबिटीज, हाइपरटेंशन के मरीज आते हैं, सर दर्द के मरीज आते हैं, हम लोग ये सब बातें टेस्ट करके देखते हैं। बहुत सिंपल से टेस्ट होते हैं, ये नहीं कि बड़ा याद करना पड़ता है, बड़ा वो करना होता है, कुछ नहीं, सिंपल सी बातें होती है। पढ़ते समय तो लगेगा ही ना, पढ़ते समय तो हम लोग ABCD से शुरू होते हैं, काका गा से शुरू होते हैं, पढ़ते पढ़ते क्या हो जाते हैं। अब कोई ऐसा कहे कि जब हमने प्राइमरी में एडमिशन लिया, KG में, हमारा डॉक्टरी पढ़ा दी जाए हमें, जो तो ऑब्वियसली पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। या जिस समय काका गा पढ़ाया जाता है तो कोई ये पूछने लगे कि इन सबसे फायदा क्या है, काका गा पढ़ा के जो है? सीधा बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ाओ हमें जो है, तो उससे क्या फायदा, ऑब्वियसली। तो ये है, इट इज अ प्रोसेस, ये एक प्रक्रिया होती है। काम आएगा नहीं आएगा, कितना आएगा, ये बाद में डिसाइड कीजिएगा, पहले पढ़ लीजिए। काम का अगर आपके नहीं होता तो आपकी कोर्स में क्यों शामिल किया जाता, सीधी सी बात है। हमें इससे मैसेज ये भी मिलता है कि अगर हम इन बातों को नहीं जानते हैं तो कई बार हम लोग खुद गलती करते हैं। डॉक्टर साहब को डायबिटीज हो जाती है, डॉक्टर साहब का BP बढ़ जाता है, डॉक्टर साहब स्मोक करते हैं, डॉक्टर साहब शराब पीते हैं, डॉक्टर साहब को TB हो गई, डॉक्टर साहब इथाम्बिटॉल खाते हैं, डॉक्टर साहब को रोमेटॉइड आर्थराइटिस हो गई, क्लोरोक्विन की टैबलेट खा रहे हैं जो है। तो ऑब्वियसली हम अपने को नहीं पहचान पाएंगे कि हमें क्या हो रहा है। हमारे घर में किसी को खुदा ना खास्ता अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो क्या होता है। दूसरों का भला तो बाद में करेंगे, ये तो पहले अपने अपने से शुरू होता है सब कुछ। ठीक है। तो हमें अगर ये बात मालूम नहीं कि पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर होता है अनफॉर्चुनेटली, या इंट्रा इडियोपैथिक इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन जैसी चीजें होती हैं। इडियोपैथिक इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन से इस पूरे पे दबाव पड़ता है, पूरा। जैसे ये सिस्टम तो आगे जैसे अंधेरा आने लगता है, पूरे में जैसे धुंधला दिखाई देने लगता है। तो डिपेंड करता है ये, भाई यहाँ पे अगर दबाव पड़ेगा तो सभी इन्वॉल्व हो गया। ये ट्यूमर यहाँ तक आते आते, जब तक ये ग्रीन फाइबर्स को खाता है, ये मतलब दबाव डालता है, खाता नहीं दबाव डालता है, तो मरीज को इतनी परेशानी होने लगती है कि दोनों साइड में दिखाई नहीं दे रहा, बीच में दिखाई दे रहा बस जो है। तो बेचैन हो जाएगा, डॉक्टर के पास पहुंच जाएगा, सर दर्द है और 50 परेशानियां होती हैं, डायग्नोसिस होती है, इसका इलाज किया जाता है, ठीक होता है। हर चीज जब शुरू होती है तो वो बहुत कम होती है। हमें यही सिखाया जाता है कि अगर हम इन चीजों को डायग्नोज नहीं करते तो कल यही बहुत बड़ी हो जाएंगी। हमारी गलतियों से एक डॉक्टर से दूसरे के पास, ये एक सवा शेर है, दूसरा और सवा शेर है, एक ढाई शेर है, और सब एक से एक बढ़ के हैं। इसलिए है ये सारी बात। तो वी रीड दिस ऑल दिस ताकि हम ये सब गलतियां ना करें, हम इन सब बातों को जानें। ऑलराइट। ग्लोकोमा जो होता है, जैसे आंख में प्रेशर बढ़ रहा है, इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है।
तो इसमें स्कोटोमास होने लगते हैं। भाई रेटिना है ये। अब आप रेटिना के बारे में आप जानते हैं कि रेटिना, ये वाला रेटिना इधर देखता है और ये वाला रेटिना इधर का देखता है। तो चाहे इधर का देखे या इधर का देखे, रेटिना एक साइड की आंख देख रहा है। अभी हम ऑप्टिक नर्व की बात ही नहीं कर रहे। तो इंट्राओकुलर प्रेशर जो पड़ता है उसकी वजह से आंखों के सामने जैसे धब्बा आने लगता है, जैसे आंखों के सामने ये ब्लैक स्पॉट आ रहा है, जैसे कि इसमें धुंधला, इसे आंखों के सामने स्कोटोमा या धब्बा, या इधर में बगल में धब्बा, इस तरह से इसे सेंट्रल और पैरासेंट्रल स्कोटोमा कहा जाता है। याद है आपको कि ये ऑप्टिक नर्व में इनका अरेंजमेंट है, ठीक है। ऑप्टिक क्याज्मा है और ये सब है। ऑप्टिक क्याज्मा में जाकर ये इधर उधर हो जाते हैं ये, तो इसका मतलब, लेकिन यहाँ तक की बात अगर हम करें तो यहाँ का तक तो जिस साइड की आंख, जिस साइड की रेटिना, उसी साइड में विजन का लॉस होगा। इफ रेटिना इज इन्वॉल्व, द विजुअल लॉस विल बी ऑन द सेम साइड। तो इसमें जो काले काले धब्बे, जैसे आंखों के सामने धुंधला दिखाई दे रहा है ना, धुंधला दिखाई देना, इससे हम लोग ऑब्सक्यूरेशन ऑफ विजन भी बोलते हैं। ऑलराइट। आप कहेंगे ये तो क्लिनिकल की क्लास नहीं है, तो ऑप्थेल्मिक पढ़ रहे हैं। तो राइट, ऑप्थेल्मिक्स में भी यही पढ़ा जाता है, और कुछ कुछ पढ़ते पढ़ते आपको कुछ तो अंदाजा हो जाता है कि ऑप्थेल्मिक्स में क्या पढ़ा जाता है, और बाकी आप जब ऑप्थेल्मिक सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो आपको ये सारी बातें समझ में आने लगती है। ऑलराइट। तो देखिए, जैसे इस पे डॉक्टर साहब बैठे हैं कुर्सी पे, इनसे लगभग 1 मीटर की दूरी पे मरीज बैठा है। मान लीजिए वो भी कुर्सी पे बैठा है, या चलो उसे बाई द वे स्टूल पे बिठा देते हैं। ये डॉक्टर है, ये पेशेंट है। इसका विजुअल फील्ड हम टेस्ट करते हैं, मूविंग ऑब्जेक्ट टेस्ट या मूविंग फिंगर टेस्ट।
दोनों के बीच में लगभग 1 हाथ की दूरी, 1 मीटर की दूरी है। ठीक है, ऐसे जैसे आई एम फेसिंग द पेशेंट और पेशेंट मेरे सामने बैठा हुआ है। तो मूविंग फिंगर टेस्ट का मतलब, राइट, द डॉक्टर हु एग्जामिन्स द पेशेंट ही इज सपोज टू हैव अ नॉर्मल विजन। जैसे अगर हम किसी को एग्जामिन करते हैं तो इट इज सपोज्ड कि हमारा विजुअल फील्ड नॉर्मल है, और हम अपने विजुअल फील्ड से पेशेंट का विजुअल फील्ड कंपेयर करते हैं, राइट। तो सपोजिंग दिस इज एन ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है अगर, तो हम इसको पीछे ले जाएं, अपने जैसे हाथ के पीछे ले गए और हम सामने देख रहे हैं, आई एम लुकिंग अप, ये हमको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इसको हम हिलाते हुए जैसे सामने लेकर आते हैं तो ये हमें दिखाई देने लगा, ये दिखाई दे रहा है हमको। यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, हम सामने देख रहे हैं, हम खुद इसको जैसे हम लोग फिंगर को इसको ऐसे करते करते हिलाते हिलाते ऐसे यहाँ लाते हैं, तो मूवमेंट थोड़ा ज्यादा विजिबिलिटी बढ़ा देता है, तो यहाँ दिखाई देने लगा। तो मरीज, ये लाइन है, यहाँ पे हमको दिखाई दिया है, हम ये उम्मीद करते हैं कि ये हमारे सामने जो मरीज बैठा हुआ है, हम अपना हाथ उसके पीछे ले जाते हैं, जहां पे हमको दिखाई दिया था उसके पीछे ले गए, और इसको ऐसे करते 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 हम यहाँ तक लाते, उसको भी यहाँ दिखाई देना चाहिए। वो सामने देख रहा है, मरीज इस तरह इधर देख रहा है, तो हम उससे कहते हैं यहाँ पे दिखाई देना चाहिए, राइट। अगर उसको दिखाई दे रहा है तो टेम्पोरल फील्ड इज नॉर्मल, और उसके बाद हम इसको यहाँ ऐसे हिलाते हुए ऐसे लाते हुए यहाँ लाते हैं, ताकि उसके नेजल फील्ड को टेस्ट कर सकें। तो हम पीछे से ऐसे हिलाते हुए लाते हैं, यहाँ मरीज को यहाँ दिखाई देना चाहिए, और फिर ऐसे करते हुए लाते हैं कि मरीज को यहाँ भी दिखाई देना चाहिए, बिकॉज हमें भी दिखाई दे रहा है। फिर इधर से ऐसे करते हैं दोनों तरफ से कि मरीज को हम दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। इस तरह से हम टेम्पोरल और नेजल फील्ड टेस्ट करते हैं। हम लोग ऊपर से कर सकते हैं कि मरीज सामने देख रहा है, जैसे ऊपर है, अभी हमको दिखाई नहीं दे रहा है, आपको भी नहीं दिखाई दे रहा होगा इमेज में, लेकिन जब हम यहाँ ले आते हैं तो हमें दिखाई देने लगा ऊपर से नीचे। ठीक है, तो मरीज को भी दिखाई देना चाहिए। जो इसी तरह नीचे से हम देखते हैं, नीचे से ऊपर लेकर आते हैं, नीचे एकदम है तो हमें नहीं दिखाई दे रहा है, जैसे, लेकिन जैसे लाते हैं हमको दिखाई देने लगा, तो मरीज को भी दिखाई देना चाहिए, है ना। जैसे हम नीचे से ऊपर लेके आए, लेकिन मरीज कह रहा है डॉक्टर साहब हमको तो नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन हमें दिखाई दे रहा है, इसका मतलब इसका विजुअल, इसमें विजुअल फील्ड में लॉस हुआ है। ऑलराइट, तो इस तरह से मूविंग फिंगर टेस्ट या मूविंग ऑब्जेक्ट, इससे ज्यादा सही रहता है कोई ऑब्जेक्ट है, और स्पेशली अगर ये रेड कलर का हो तो और अच्छा रहता है, इससे टेस्ट कर लेते हैं। वी ऑल कीप दिस, हम लोग इस तरह की चीजें अपने पास रखते हैं। व्हाई डू वी कीप दिस? बिकॉज लोग हमारे पास डायबिटीज के मरीज होते हैं, हाइपरटेंशन के मरीज होते हैं, राइट, और हेडेक के पेशेंट हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब हेडेक, सर में दर्द रहता, ठीक नहीं हो रहा है। इसीलिए इसी सीएनएस में आपको हेडेक अलग से पढ़ाया है, ताकि हम हेडेक के इंपॉर्टेंस को समझ सकें कि सम टाइम हेडेक कुछ बहुत ही अलग तरह के कॉज, जो कि सीरियस कॉज हो सकते हैं, उनकी वजह से होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। मूविंग फिंगर टेस्ट में जो बात है वो ये है कि डॉक्टर टेक्स हिज विजन टू बी नॉर्मल, विजन यानी फील्ड, एंड कंपेयर्स कि
compares his visual field या patient's visual field with his own, right? Wherever, जहां कहीं भी डॉक्टर कैन सी या एग्जामिनर कैन सी, द पेशेंट शुड ऑल्सो सी. This is visual field testing, in office testing. ठीक है, तो कांट वी डू दिस, हम लोग आराम से, बहुत आराम से कर लेते हैं. ये देखो दिखाई दे रहा है, सिंपल, एकदम इतना सिंपल हो जाता है. ये देखो, जहां पे दिखाई दे बताना. दिखाई दे रहा है, यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा. अब अब हमें मालूम है कि हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन अब वो करना, अब हाँ अब दिखाई दिया, इसका मतलब विजुअल फील्ड में लॉस. इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट? तो बस 2-4 बार मतलब इन सब चीजों को अच्छे से समझने की कोशिश, और इसीलिए हमने आपको इतने मन लगाकर ये सारी बातें आपको बताई हैं, बिकॉज हमारा मन लगता है वहां जहां मुझे मालूम है कि ये हमारे बच्चों को भी मालूम होना चाहिए, है ना? बिकॉज आप में और मुझ में थोड़ा सा डिफरेंस यही है कि हम आपसे बड़े हैं और हमने थोड़ा सा बहुत नॉलेज है, और थोड़ा बहुत मरीज वगैरह ये सब चीजें जो है देखी हैं, लोगों की बात सुनी है, पढ़ा लिखा है. कल आप भी मेरे बराबर हो जाएंगे, मुझसे ज्यादा हो जाएंगे, उसमें क्या है, राइट? तो हर टीचर की तमन्ना यही होती है कि हमारे पढ़ाए बच्चे हमसे भी ज्यादा बढ़िया हो जाए. वो हमारा ही सम्मान है एक तरह से. अब देखिए, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था और इसको हम अभी भी पढ़ रहे हैं और बाद में भी पढ़ेंगे, बिकॉज इन सबका यूज बहुत है. ये आई बॉल है, यहाँ ये आंख का पर्दा है, इसको हम लोग आयरिस बोलते हैं. ये आंख का पर्दा है, ये आयरिस, बीच में छेद है, इसे प्यूपिल बोलते हैं, प्यूपिल. राइट? तो जो हम लोग देखते हैं ना, जो आंख में ये दिखाई देता है, ये तो आंखों में दरअसल कॉर्निया है. ऐसा कॉर्निया के पीछे चैम्बर है, और चैम्बर के पीछे ये आंख का पर्दा है. तो जैसे हम इसके ऊपर टॉर्च से लाइट डालें अगर, तो टॉर्च से लाइट डालने से आंख से लाइट, बहुत ज्यादा लाइट अंदर जाने लगती है, यहाँ आने लगती है, रेटिना में आने लगती है. तो ये अपने आप सिकुड़ जाती है.
है ना। जैसे ये आयरिस है, टॉर्च की लाइट डालने पर ये सिकुड़ गई, ऐसे हो गई। प्यूपिल, प्यूपिल नैरो हो गई, इसे मियोसिस कहा जाता है। प्यूपिल, इसे प्यूपिलरी रिएक्शन बोलते हैं, प्यूपिल रिएक्शन। राइट, मान लीजिए ये आदमी किसी कमरे में बैठा है, राइट। अब मान लीजिए हम लाइट, लाइट इसके ऊपर डाली, टॉर्च की लाइट हमने डाली इस पर, तो लाइट अंदर बहुत जाने लगी, अंदर बहुत ज्यादा लाइट जाने लगी, तो ये प्यूपिल, ये जो पर्दा है, जैसे शटर पर्दा जो है ये गिर गया, पर्दा बंद हो रहा है, पर्दा बंद हो रहा है, तो जगह कम रह गई। अब मान लीजिए कि जिस कमरे में ये आदमी बैठा हुआ है, वहां मान लीजिए 100 वाट्स का बल्ब जल रहा है, अगर वहां पे अगर हम 0 वाट का बल्ब जला दें अगर, तो रोशनी तो तभी भी है, लेकिन वहां अंधेरा हो गया। अब हम इसकी आंख को देखेंगे तो अंधेरा होने की वजह से इसके पिupil डायलेट कर गई। कनेक्शन क्या है इसका? कनेक्शन ये है, ये कनेक्शन ये है कि बाहर से जब ऑप्टिक नर्व बहुत ज्यादा लाइट अंदर की तरफ जाती है अगर, तो ये बहुत ज्यादा लाइट जब अंदर की तरफ जा रही होती है तो ये थर्ड नर्व को सूचना दे देती है। थर्ड नर्व का न्यूक्लियस है यहाँ, और थर्ड नर्व का न्यूक्लियस ये इस प्यूपिल को कंस्ट्रिक्ट करा देता है। राइट। और जैसे यहाँ पे अगर कम लाइट है, कम लाइट अंदर जा रही, तो भी ये सूचना देता है, तो जाता है, तो इसकी जो पकड़ होती है वो खत्म हो जाती है, पीपल डायलेट कर जाती है। मेनली ये रिएक्शन है इसका। ऑलराइट, तो थर्ड नर्व का काम है ये, है ना। ये आ, थोड़ा बहुत ज्यादा ओवर सिंप्लीफाई हमने किया है, बाद में पूरी बात बताएंगे, लेकिन ये लाइट के अंदर जाने से प्यूपिल का साइज फैलता और सिकुड़ता है, फैलता और सिकुड़ता है ना। ये बात हमारी समझ में आनी चाहिए। तो प्यूपिल के फैलने और सिकुड़ने में इसका रोल है, कौन सा नर्व है ये? थर्ड क्रेनियल नर्व। हम लोग कौन सी क्रेनियल नर्व पढ़ रहे हैं? ये सेकंड क्रेनियल नर्व। सेकंड क्रेनियल नर्व का नाम क्या है? ऑप्टिक। ये कौन सी नर्व है? ऑकुलोमोटर नर्व। ऑकुलोमोटर नर्व का मतलब है आंख से रिलेटेड मसल्स को चलाती है ये नर्व, आंख से रिलेटेड मसल्स को चलाती है ये नर्व। राइट, इसका क्या मतलब है? ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चार्ट पर।
है ना। बस को यहाँ पे हम लोग समाप्त कर रहे हैं कि आंखों के अंदर जो मसल्स होती हैं, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स, जो आंखों को ऊपर लेके जाती है, जब ऊपर देख रहे हैं, नीचे देख रहे हैं, तो ये आंखों की ऊपर की और नीचे की मसल है ना। जब आप पढ़ेंगे, पढ़ते पढ़ते आपको सारी बातें याद होने लगती हैं, है नहीं। आपको बातें समझ में नहीं आती, याद में नहीं है, याद नहीं होती, बिकॉज आपको उस स्टाइल से जो पढ़ाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, जैसे वह नहीं पढ़ते। तो ये भारी लगती हैं, बेकार लगती हैं, दिमाग को थकाने वाली लगती हैं, लेकिन जब आप समझने लगते हैं तब आपको इंटरेस्ट जागने लगता है, बशर्ते कि आप किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं। पूर्वाग्रह क्या है कि ऐसे पे बैठ के आंखें टेढ़ी करके देख रहे हैं, अरे यार भाई क्या पढ़ा रहे हैं। अगर इस एंगल से पढ़ रहे हैं, कुछ हम मन लगा के पढ़ रहे हैं कि भाई ये हमें पढ़ना है, ये कोचिंग है, ये क्लासरूम नहीं है। ये क्लासरूम में किसी ने आके कुछ भी बकझक कर दिया और चला गया। यहाँ कोचिंग है, ये यहाँ पर कोच किया जाता है। ठीक है, तो ये सुपीरियर रेक्टस मसल है, इंफीरियर रेक्टस मसल है। सुपीरियर जो आंख को ऊपर ले जाएगी, इंफीरियर रेक्टस जो आंख को नीचे ले जाएगी, मीडियल जो आंख नोज की तरफ जाती है, ले जाती है। कितना सिंपल है। तो ये नर्व इनको भी चलाती है, इनको भी चलाती है। आई डोंट नो कि ये जो पलके हैं, ये तो पलके भी तो हमारी मर्जी से चलती हैं। तो यहां से जो आईलेट्स है, आईलेट्स को भी चलाती है। अब अपने आपको समझ में आ जाएगा कि अगर थर्ड नर्व अगर डैमेज होती है, तो थर्ड नर्व डैमेज होने की वजह से आई बॉल का ऊपर जाना, नीचे जाना, पलकों का, ये सारी चीजें, इन सब पर असर पड़ने वाला है। इसी टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे कल इंशाल्लाह। ठीक है, तो धीरे धीरे, बिकॉज यही दो चार क्रेनियल नर्व है, सिर्फ आंख से रिलेटेड नर्व, जिसमें थोड़ा सा मशक्कत करनी पड़ती है, अदरवाइज बाकी सब सिंपल है। ठीक है, लेकिन इनका इंपॉर्टेंस जो है, इनका इंपॉर्टेंस यही है कि ये एरिया बीमारियों की लपेट में आता है। वो डायबिटीज, वो हाइपरटेंशन, वो इन्फेक्शन, वो ट्यूमर, वो आंखों की बीमारियां, वो इस चीजों को लपेट में लेती है। राइट, थैंक यू।